गोल होना चाहिए कि मुझे कंटेंट राइटिंग कर कर 2025 तक 1 करोड़ कमाने हैं। 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चा, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। आईआईएम में 2009 में 5 लाख फीस थी, आज 20 लाख के आसपास फीस है। 60% डिलीवरीज आज के टाइम पे इंडिया में सी सेक्शन के थ्रू हो रही है। पहले बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि अच्छा कवर पे आया, फोर्ब्स के कवर पर। जब तक आप 3 फोन वैसे कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मत खरीदो। आईफोन खरीदने का सोच रहा है, कोई भी फोन खरीदने का सोच रहा है, उसको 3 बार खरीद सकता है ऑन कैश, तभी वो फोन खरीदे। आप ये कह रहे हो, राइट? गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला सीख लो। 90% इंडिया तो लोन पे चल रहा है, ईएमआई पे चल रहा है। ये कहाँ की थर्ड इकोनॉमी बन गई? इंडिया के जो 40% वेल्थ है ना, वो टॉप 1 या 2% लोगों के पास है। कुछ भी बड़ा परचेज कर रहे हो तो 30 दिन आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी को नजर आती है जिसमें रिस्क कम होता है, दैट इज गोल्ड। So Neha, welcome to the Legal Baba show. Thank you Ashish, thank you so much. I'm very excited. Thank you for inviting. तो I've been a big fan of yours यार, इसमें तो कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी हैप्पी डे कि आप टाइम निकाल के आ गए यहाँ पे एंड एफिशिएंटली आ गए। सो आई फील हैप्पी अबाउट इट, आई फील थैंकफुल अबाउट इट, आई फील ग्रेटफुल अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं नेहा, है ना? पहले तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आप नेहा मतलब फाइनेंशियल नीश क्यों आपने चूज करी, या फिर आप उस कैटेगरी में कैसे आई, और पहले आप क्या करती थी, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद या कैसे आई, ये पूरा थोड़ा जर्नी समझाइए ना हमें, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। सो बिल्कुल शुरू से शुरू करूँ तो मैं पैदा हुई थी यूपी के एक छोटे से गांव में, कचेड़ा में। तो मैं गुर्जर कम्युनिटी से हूँ, और जब मैं 13 साल की थी तो गांव से हम लोग शिफ्ट हो गए थे शहर में। तो यहाँ आकर मेरी आंखें से खुल गई कि कितना चेंज है शहर और गांव में, और कितना कुछ करना है मुझे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो कई बार ऐसी भी न्यूज़ आती थी कि उनका हाथ कट गया या कुछ, तो वो सुन के दुख सा होता था। ऐसा लगता था कि कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए ना, कि एटलीस्ट इतना बेसिक चीज़ें ना करना पड़ेगी जिसमें हमारी फिजिकल चीज़ों को हार्म हो सकता है। तो वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन चालू होता रहा कि कुछ ना कुछ तो करना है, बट श्योर नहीं थी क्या करना है। तो लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना चालू किया, और मेरा 10th-12th में ठीक ठाक मार्क्स आ गए। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो मैं थी नहीं, क्योंकि साइंस वही ले रहे थे जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे थे, पढ़ने वाले थे। मैं थी थोड़ी नॉर्मल सी एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने कॉमर्स लिया। और फिर कॉमर्स जो लेता है वो क्या करता है, सीए करता है। तो मैंने सीए परस्यू करने का सोचा, और कुछ लेवल मैंने निकल भी गए लकीली, और मैंने आर्टिकलशिप चालू की। तो वहाँ पर मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। जैसे ही मैं आईटीआर या फिर टैक्सेशन के बारे में और ज़्यादा समझने लगी चीज़ों को, तो वहाँ पर मेरा फाइनेंस में ये श्योर हो गया कि शायद मुझे अब इसी में करियर बनाना है। पहले इतना श्योर नहीं थी मैं, बट जब एग्ज़ाम्स नहीं निकले, 1 बार दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार दिया, और फिर एज भी मेरी आई थिंक 16, 17, 18 के आसपास हो ही गई थी। तो पेरेंट्स को फिर ये भी था, क्योंकि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड गांव से है, तो उनको ये था कि शादी कर देते हैं, अब इसका कहाँ एग्ज़ाम निकलेगा। तो वो डंडा चालू था। तो मैंने कहा नहीं यार, शादी तो मैं नहीं कर सकती कुछ करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो तब मैंने सोचा कि यार अब एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि जो सीए नहीं कर पाते वो एमबीए कर लेते हैं, बट एमबीए में जाती है फीस। तो मैंने एक नॉर्मल सा कॉलेज जो ठीक ठाक प्लेसमेंट देता हो वो सर्च कर लिया, फिर देखा कि उसकी फ़ीस कितनी है। बट फिर पापा से बात की तो फ़ीस तो ऑब्वियसली वी कुड नॉट अफोर्ड। तो तब मैंने फिर 1.5 साल बीपीओ में पहले जॉब किया, उससे थोड़ा सा फंड्स इकट्ठा किया, थोड़ा सा मैंने दिया, थोड़ा सा पापा ने दिया। तो इस तरीके से एमबीए में एडमिशन लिया। और बट जब मैंने एडमिशन लिया ना, तो मेरा ये फोकस नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी। मैंने मल्टीपल चीज़ें की, एंटरप्रेन्योरशिप सेल होती है, डांसिंग होती है, हर चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, ताकि मैं अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप कर सकूँ। और वहीं से एक इंटर्नशिप की पहले, फिर फाइनेंस में ही मेरी जॉब भी लगी वेल्थ मैनेजमेंट में। अब वेल्थ मैनेजमेंट में जब मेरी जॉब लगी ना, तो वहाँ अभी तक जो मैंने पढ़ा था अकाउंटिंग था या फाइनेंस, अब वहाँ आ गया स्टॉक मार्केट या वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मुझे लगा नहीं कि मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी फाइनेंस में स्पेसिफिकली बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई। फिर
जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे वो सारे बिजनेस कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी अपना बिजनेस ही करना है अगर मेरे को उनकी जैसी वेल्थ बनानी है, क्योंकि मैं थी HNI सेगमेंट में, मतलब जिनका कॉपस 2 करोड़ से या 1 करोड़ से ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट्स का, तो मैं उन्हीं क्लाइंट्स के Okay. साथ डील करती थी। अब वो क्लाइंट्स करते क्या थे, उनकी पुरानी फैक्ट्रीज होती थी, वो बहुत ही हाई क्लास, एक जो हमारे क्लाइंट थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई उनके चैम्बर में, तो वहाँ देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट होने लगी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी थे बिजनेस में, तो मैंने कहा बिजनेस चालू करते हैं, तो मैंने टैक्स फर्म ऑनलाइन चालू करी, टैक्स फर्म taxationhelp.in। फिर लॉकडाउन आ गया यार, हम सारे घर बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, मैंने कहा यार अब फर्म को ऑनलाइन लेके जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले टिकटॉक डाली, और टिकटॉक जो पहली मैंने डाली थी ना वीडियो, वो डाली थी जब उस वक्त ITR की डेट एक्सटेंड हो रही थी, GST की डेट एक्सटेंड हो रही थी, MSME पैकेजेस आए थे जिसपे गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट रेट पर बिजनेस जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको लोन दे रही थी। तो लोगों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लोन मिलेगा कि नहीं, या मेरी ITR का क्या होगा। GST भी नया कॉन्सेप्ट था उस वक्त, इतना Correct. पुराना नहीं था। तो तब मैंने 4-5 वीडियो इन्हीं टॉपिक से बनाई, एंड टू माई सरप्राइज अगेन वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 मिलियन टच कर गए इजीली, और मेरे विद इन 2 मंथ्स ही 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे वहाँ पर। तो इस तरीके से मेरी कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। Amazing, amazing. Neha, I can totally relate this thing with you कि even I have also started with TikTok. तब Instagram वगैरह पे नहीं थे हम, and we gained that popularity through TikTok only. But जब TikTok बंद हो गया तब कितनी सिरदर्दी हुई थी, है ना, because कोई चीज़ मेहनत से करो, and no doubt नेहा यार, I mean आपने स्ट्रगल किया है, and I can see that. नेहा, अचीवमेंट की बात करूँ तो आप फोर्ब्स मैगजीन में फीचर्ड हुए हैं, तो आपका कैसे रिएक्शन था, आपके नियर एंड डियर वंस का कैसे रिएक्शन था, प्लस फोर्ब मैगजीन में फीचर होने के लिए कोई प्रोसेस होता है क्या, मतलब कोई रास्ता होता है, तो आप बताओ ना, लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट इट। तो प्रोसेस की पहले बात कर लेते हैं। सो मेरे को फोर्ब्स की टीम से ईमेल आया था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वी वांट योर पिक्चर्स, सिर्फ इतना लिखा हुआ था उन्होंने कि वी वांट टू पब्लिश यू। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कुछ क्योंकि मैं फोर्ब्स की टीम से पहले काम कर चुकी हूँ, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स के ओपिनियन लेने, जैसे अगर कोई टेक्स्ट में चेंज आया है तो दे वांट टू नो फ्रॉम अस कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। तो मैं 1-2 बार उनके साथ काम कर चुकी थी कि उनको ये कुछ चाहिए होगा ओपिनियन या कुछ, मैं टेक्स्ट लिख के भेजूंगी, वो छाप देंगे मैगजीन में, दैट्स इट। तो मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा कि पिक्चर्स मांग रहे हैं, ठीक है। वो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया एक्चुअली, मैंने कहा ठीक है देख लूँगी बाद में। फिर उसके बाद फोर्ब्स की किसी टीम से मेरे पास कॉल आता है कि वी वांट योर पिक्चर्स, मैंने कहा ओके मैं भेज देती हूँ आपको। फिर एक दिन बाद फिर कॉल आता है कि अच्छा वी वांट यू टू शूट विद अस, मैंने कहा अच्छा हम ना कोई ऐसा मैगजीन फर्स्ट अवर वो निकाल रहे हैं क्रिएटर्स के लिए मैगजीन, तो हमें आपके साथ शूट करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा एक्चुअली में कि जितने भी क्रिएटर्स लिस्ट होंगे ना सबका ही पिक्चर होगा उसके अंदर, तो 100 क्रिएटर ना 100 लोगों का वो शूट करेंगे 5-5 के बंडल में कि 5 क्रिएटर्स एक साथ, 5 क्रिएटर्स एक साथ। मैं चली गई, उन्होंने बोला कि ग्रीन कुछ पहनना है, तो सेम नाइट में ग्रीन कुछ खरीद के लाई मार्केट से, और मैं चली गई शूट पे। शूट हो गया, 1 महीना हो गया, मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। मुझे लगा अंदर छोटी मोटी कोई पिक्चर्स आ जाएगी, तो घर आई मैं, और फिर 1-1.5 महीने बाद ऐसे ही किसी दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, और मेरे पास नोटिफिकेशंस आनी चालू होती है, मेंशन्ड यू इन स्टोरी, मेंशन्ड इन यू इन पोस्ट। मैंने कहा हैं, और लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, मैंने कहा क्या है। तो मैंने देखा कि यार कवर पेज पर हमारा फोटो है, ओ माय गॉड। तो पहले बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि अच्छा कवर पे आया यार, फोर्ब्स के कवर पर। ऑनेस्टली मैंने फोर्ब्स पहले नहीं पढ़ा था, अगर मैं पहले की बात करूँ कि मैंने 4-5 साल पहले कभी सोचा हो, कभी नहीं सोचा मैंने, और कभी इतना मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं अपने ऊपर कि मैं कभी फोर्ब्स के कवर पेज पे आ जाऊँगी। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। और जो आपने पेरेंट्स का पूछा, पेरेंट्स को एक्चुअली पता नहीं है कि फोर्ब्स क्या चीज़ होती है या कैसे रिएक्ट करे, तो हमने उनको बताया कि ऐसे से कुछ बड़ी मैगजीन पर हम आए, तो दे वर लाइक हाँ ओके गुड, उन्होंने वैसे ही आशीर्वाद दिया। तो उन्हें एक्चुअली में नहीं पता कि कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए न्यूज़पेपर में आ जाऊँ तो वो बड़ी चीज़ होगी रादर देन फोर्ब्स में आना। तो वैसा कुछ था उनका रिएक्शन, बट मेरा रिएक्शन जितना डे 1 पे था उससे ज़्यादा हर दिन वो बढ़ता चला गया, क्योंकि लोग रियलाइज़ कराते हैं ना कि आपको लगता है कि ठीक है आ गए, आपने 1 मिनट खुशी मना ली, एंड व्हाट्स नेक्स्ट, आप ये सोचते हैं ना, आप हमेशा उस पर स्टिक तो नहीं कर जाते
बताते ना कि मैं फॉर्ब्स में आ गई हूँ, ये वो 1 मिनट की खुशी थी, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट अपना काम करने लगे। लेकिन डे बाय डे जितने दिन निकलते गए, लोग मिलते गए, इंटरव्यूज़ हुए कुछ, तो फॉर्ब्स, तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, नेहा ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, शायद तो सोच में नहीं थी जितनी है ये। और वो अब रियलाइज़ होता है कि यार सही में बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी वो। एंड आई एम वेरी वेरी आई कैन से कि लक भी होता है थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि जब मैं फोर्ब्स का टीम से बात कर रही थी तो दोबारा मैंने मैक्सिको जो फोटोग्राफर थी उनको कॉल किया कि अच्छा ये कवर के लिए था, तो टीम वाज टेलिंग मी कि उनको कवर पे 50% रेशियो फीमेल का दिखाना था, 50% रेशियो उनका Male टेक का। हाँ या मेल क्रिएटर्स का दिखाना था। तो और उनको सारी ही कैटेगरी लेनी थी कि जस्ट नॉट फैशन या ब्यूटी नहीं होता है, सारा होता है। तो फाइनेंस इज ऑल्सो समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो अगर वो शायद 50% फीमेल नहीं रखते या सारी ही कैटेगरीज नहीं रखते तो मेरा नहीं आता उसमें, फाइनेंस ना रखते तो। इट्स ऑल लक ऑल्सो कि कैसे उन्होंने नाम सेलेक्ट किया, और बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार आशीष। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी चीज़ है नेहा, एंड इट एड्स अप टू योर अचीवमेंट स्पेस, तो वो तो जिंदगी भर कभी नहीं हट सकता। नेहा, आपने इकोनॉमी की बात करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी और ने भी किसी ने बोला है रिसेंटली कि मोदी जी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंडिया इज़ अ थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, तो उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज इंडिया पूरे लोन पे है। आधे से ज़्यादा लोगों ने लोन ले रखा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? यार इकोनॉमी के लिए तो कंजम्पशन बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अगर हम पैसा अपने पास रखेंगे तो वो इकोनॉमी में नहीं जाएगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा। हम खर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब जब भी आप लिमिट से ज़्यादा खर्च करोगे तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। पॉलिटिकल एंगल तो मुझे पता नहीं है, बट मैं फाइनेंशियल एंगल आपको ज़रूर बता सकती हूँ। तो एक बच्चा है बैंगलोर का था, नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी नेहा, बट बात तो सही है। मतलब इंडिया वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन गई है, और किसी ने बोल दिया कि मोदी जी आप खुश मत हुइए, क्योंकि जैसे कि आपने भी ये चीज बोली कि 90% इंडिया तो लोन पे चल रहा है, ईएमआई पे चल रहा है। तो ये कहाँ की थर्ड इकोनॉमी बन गई, किस तरह से? मतलब थोड़ा डिफरेंस समझाइए ना, इसमें क्लैरिटी दीजिए। डिफरेंस ये है कि जो वेल्थ है ना, वो इंडिया के जो 40% वेल्थ है ना, वो टॉप 1 या 2% लोगों के पास है। समझ रहे आप? कि इंडिया की जितनी वेल्थ हम बता रहे हैं वो सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के पास है। अंबानी, अडानी, हाँ, है ना? और बचे कौन फिर? बाकी लोग। अब अगर आप 25,000 रुपये हर महीना कमा रहे तो टॉप 10% में आ रहे हो आप, सोचो। यानी कि जो बाकी के 90% है वो 25,000 से कम कमा रहे हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन 25,000 से कम में कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग फिर? अब जो ये टॉप 10% है, इनका अप्रेजल हुआ है पिछले 5-10 सालों में, ठीक है? मतलब इनकी जो वेल्थ है इनकी बड़ी है, लेकिन जो बाकी 90% है उनका माइनस में हुआ है अप्रेजल। ओके। यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट अभी चल रही है कि इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जो टॉप पे लोग बैठे हैं वही वेल्थ बना रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्किंग की वजह से कह लो, या स्किल्स की वजह से कह लो, या एजुकेशन की वजह से कह लो, किसी भी चीज़ से कह सकते हो आप। लेकिन जो बाकी के फिर 90% लोग बचे हैं वो मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चा, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतज़ार। असल में जो 90% लोग हैं वो यही ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेकर ही चल रहे हैं कि 25,000 रुपये की किसी की नौकरी लगी है, ठीक है? नौकरी लग गई, ठीक है, वो खुश है कि 25 पे उसकी नौकरी लग गई, 26 पे उसकी शादी भी हो जाएगी। अब हर साल जो इंक्रीमेंट होना चाहिए जॉब में वो हार्डली 10% हो रहा है। इस साल तो हुआ भी नहीं है इंक्रीमेंट जॉब्स में। लेकिन 26 पे छोकरी भी आएगी, शादी भी होगी उसकी, 30 पे बच्चा भी आएगा, रिटायरमेंट भी करना है, लेकिन उसका अप्रेजल तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जॉब लग गई है, अब वो जॉब कर रहा है,
अब उसने सोचा मेरी अभी भी जॉब लगी है, मैं फ़ोन अपग्रेड कर लेता हूँ। उसने फ़ोन अपग्रेड कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, EMI पे अवेलेबल है, फ़ोन अपग्रेड कर लिया। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद उसने सोचा कि यार व्हीकल ले लेता हूँ, स्कूटी या गाड़ी ले लेता हूँ, EMI पर अवेलेबल है, ले ली उसने। अब हो क्या रहा है, जितनी उसकी इनकम है वो सारी EMI या एक्सपेंसेस में जा रही है, वो सेव कर ही नहीं पा रहा है। मेट्रो सिटीज़ में कहाँ सेव कर लोगे तुम 50,000 की इनकम में? मेट्रो क्या टियर 2 में बता दो मुझे कि कैसे सेव कर लोगे आप 50,000 रुपये में? तो वो सेव तो कुछ कर नहीं पा रहा है। प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है 10-12%, किसी साल हो रहे हैं, किसी साल नहीं हो रहे हैं। तो अब बिल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, छोकरी भी आ गई, बच्चा भी आ गया, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो वही जॉब कर रहा है और उसके जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब उसको टेंशन होती है, वो ऑफिस जाता है, उसको टेंशन सिर पे रहती है, बॉस चिल्लाता है, वो टेंशन में जी रहा है। अब वो घर आके सोचता है यार जॉब छोड़ देता हूँ, फिर देखता है बिल, नहीं जॉब तो नहीं छोड़ देता, फिर अगले दिन फिर चला जाता है वो। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब वो फिर घर आया, फिर उसने सोचा कि यार गुजारा ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं? तो फिर बिल देखता है, कुछ सेव तो नहीं कर पा रहा, चल ज़ोमैटो स्विगी कर लेता हूँ, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। मूवी देखने चला जाता हूँ, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो पैसा बचने वाला था वो स्ट्रेस के कारण वो भी नहीं बचेगा। तो वो धीरे धीरे से रिटेल थेरेपी अपना रहा है कि अपना मूड लाइट करने के लिए वो फिर भी चीज़ें खरीदे जा रहा है कि शायद मेरे को अच्छा लगेगा इनसे, क्योंकि लाइफ में वैसे भी कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है। तो ये साइकिल चलती रहेगी, वो डेट ट्रैप में फंसता रहेगा और उसकी लाइफ वैसे ही झंड हो जाएगी। तो और वो वेल्थ कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इस साइकिल को तोड़ने का क्या उपाय है कि ठीक है आपकी जॉब लग गई है 25,000 रुपये में, बट अब आपको ये तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करेगी। अब आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिसकी मदद से आप वेल्थ क्रिएट कर सको। आप कुछ स्किल सीख लीजिए, या तो अपनी जॉब को ही अपग्रेड करने के लिए स्किल सीखो, या कोई नई स्किल सीखो जिसमें आपको लग रहा है ज़्यादा पैसा है। जैसे कोई अगर 25,000 की इनकम जॉब कर रहा है और उसको लग रहा है कंटेंट क्रिएशन में भी पैसा है और ज़्यादा जल्दी पैसा आता है, तो जॉब भी करते रहो, कंटेंट क्रिएशन कर लो, फ्रीलैंसिंग भी कर लो, जॉब भी कर लो। तो साइड में कुछ ना कुछ तो हासिल चालू करना ही पड़ेगा 20 की एज में, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे इस 25,000 में। अदरवाइज नो चांस। आपकी फैमिली बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। और हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया फाइनेंसेस, ना हमें ये सिखाया गया कि स्किल्स पे कैसे फोकस करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो और जो वेल्दी है वो वेल्दी क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके पास सारी तो स्किल्स आ जाती है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों में रहता है जो स्किलफुल होते हैं, जो उसको गाइड कर सकते हैं। अब जो 25,000 रुपये वाला कमाने वाला बच्चा है, उसको तो कोई गाइड करने वाला है नहीं। थैंक्स टू इंटरनेट अब वो चीज़ें देख सकता है। तो उसको जब ये जॉब लग गई है तो जॉब लगने की खुशी तो बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए, फोकस करना चाहिए बाकी चीज़ों पर कि कैसे वो इस जॉब को छोड़ दे, इस जॉब को और ज़्यादा बेटर कर ले। तो नेटवर्किंग है, बार्गेनिंग स्किल्स पे फोकस करे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करे, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करे, तब जाके आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि हाँ आप बोलोगे कि इससे मैं वेल्थ क्रिएट कर पाया। तो अभी गवर्नमेंट फोकस कहीं भी हो गवर्नमेंट का, लेकिन डेफिनेटली यूथ पर तो नहीं है कि यूथ को कैसे बेटर कर सकते हैं। जब मैं आई एम श्योर आप रिलेट करेंगे, जब हम हायरिंग करने निकलते हैं हमें ईजिली कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। हमें एक ही हायरिंग का पोस्ट या एक ही हायरिंग का रिक्वायरमेंट बार बार पोस्ट करना पड़ता है। 200-250 एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन काम के 1-2 ही निकलते हैं। उनसे भी जब बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच स्किलफुल या डेडिकेटेड कि हम उनको रख ले। सैलरी का तो भूल ही जाओ, अभी तो सैलरी डिस्कस ही नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ हम उनकी स्किल्स देख रहे हैं या सिर्फ उनका डेडिकेशन देख रहे हैं। तो ये हालत है अभी, बहुत ज़्यादा मिसलीड है यार। अभी पॉलिटिकल कह लो या रिलीजियस बिलीफ कह लो, उनमें लड़ते रहेंगे लोग। मैं देखती हूँ कितने कॉन्फिडेंटली लड़ते हैं यार कि नहीं ये पार्टी ऐसा, नहीं ये पार्टी ऐसा, ये रिलीजन ऐसा। कितना कॉन्फिडेंटली लड़ते हैं यार बच्चे लोग। और उनसे पूछ लो कुछ कि भाई करने क्या चाह रहा है, तो Exactly. अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहा है, ज़िंदगी का सवाल पूछ रहा है, एक जवाब नहीं आएगा उसके पास कॉन्फिडेंटली। तो क्या चल रहा है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सही लोगों को देखो, लीगल बाबा को देखो, नेहा नागर को देखो, अपने आप को बेटर करते रहो। Okay. यस You are the master of journalizing answers and वो होना भी चाहिए because it's been so long कि आप इस चीज़ में हो, content creation में हो and you know how to deal with people and everything, which is a good thing I feel. And also नेहा आप बता रहे थे कि आप wealth management करती हैं और मैंने आपका कंटेंट भी बहुत सारा देखा है वेल्थ मैनेजमेंट में, बहुत कुछ सीखा भी है, हाउ टू मैनेज माय फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग।
तो अब उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन चीज़ों पे ना, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, और मैं क्या, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई 20-21 साल का लड़का है या लड़की है और उन्होंने अपनी नई नई जॉब स्टार्ट करी है, तो वो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर? आई मीन उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लाइक फॉर से उनकी 25,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, कंग्रेचुलेशन, आप टॉप 10% में आते हो इंडिया के। तो टॉप 10% में आना इज़ अ सेलिब्रेशन, बट ज़्यादा भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में ना इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ऊपर नीचे है, राइट। पिछले 5 सालों में बिलियनर्स का जो नंबर है वो 200 पहुंच गया है, जो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ा है। लेकिन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहले मिडिल क्लास थे, वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं, है ना। और जो इंडिया का स्पेशली यूथ है ना, वो एक गलत राह पे अभी चल रहा है। इंडिया का जो डेट है, जो हाउस होल्ड डेट है, वो 40% ऑफ जीडीपी हो गया। इसका मतलब है कि हम इतना ज़्यादा लोन ले रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लोन है दैट इज़ पर्सनल लोन, जो हम ले रहे हैं आईफोन खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए। तो 90% जितने भी आईफोन मार्केट में खरीदे जा रहे हैं वो ईएमआई पर है। 80% जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में खरीदी जा रही है वो ईएमआई पर है, और जो गाड़ियों की डाउन पेमेंट है ना वो सिर्फ 10% ही की जा रही है। तो इसका मतलब है कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, उसको सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपकी 25,000 इनकम है तो अच्छी बात है, आपकी 25,000 इनकम है, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करने होंगे, क्योंकि कंपनियों ने आपके चारों तरफ एक घेरा बना लिया, ट्रैप बना लिया है। हर चीज़ ईजिली एक्सेसिबल है, यूपीआई है, घर पे डिलीवरी हो जाएगी, एक साथ पे नहीं कर सकते, ठीक है, ईएमआई ले लो, नो कॉस्ट ईएमआई, लिटरली नो कॉस्ट ईएमआई, कि वो आपसे ब्याज ही नहीं ले रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं ले रहे वो आपसे ब्याज? आप उनके मामा चाचा के बेटे लगते हो? नहीं, वो सिर्फ इसलिए आपसे ब्याज या कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं ताकि बस परचेज आप ज़्यादा करो, भले ही आपकी औकात हो या ना हो। तो आपने अभी अर्न करना चालू किया, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना है, क्योंकि ये जो यू लिव ओनली वंस है, या ये जो फोमो का कॉन्सेप्ट है कि यार मिस हो जाएगा, इसकी वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं लाइक ब्रांड्स के ऊपर। तो होता क्या, जैसे मैंने अभी आईफोन का आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर किया था, तो इनकम है आपकी 25,000, आईफोन लेके घूम रहे हो 50,000 वाला, क्यों? क्योंकि ईएमआई पर अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल है। हर महीने की मान लो 1,000-2,000 रुपये अगर दे भी रहे हो तो अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको, राइट। तो इसकी वजह से आपकी जो सेविंग्स है ना वो बहुत ही श्रिंक होती चली जा रही है। तो हम सेविंग कर रहे हैं, जो नेशनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 5%, और स्पेंडिंग तो हम बेअंत कर रहे हैं लोगों को देखकर कि अभी यार जॉर्डन का क्रेज़ आ गया तो मुझे भी जॉर्डन चाहिए, अभी इस ड्रेस का क्रेज़ आ गया या इसी चीज़ का क्रेज़ आ गया तो मुझे भी ये करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, अपने साथ पेशेंस, अपने बहुत सारी ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट कि हम एक अच्छी लाइफ जी पाए, राइट। अब आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट पर। तो पहली बात तो मैं अभी वेल्थ मैनेजमेंट नहीं करती, मैं पहले करती थी, अभी तो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर ही हूँ। तो अगर आपको वेल्थ मैनेज करनी है तो एक फॉर्मूला है, दैट इज़ इनकम माइनस ईगो विल बी योर वेल्थ। मतलब इनकम में से आप ईगो हटा दो, आपकी वेल्थ बिल्ड होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि हम जो अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। या शर्मा जी का लड़का ने आईफोन लिया तो मैं भी आईफोन ले लेती हूँ, शर्मा जी के लड़का ने नया घर ले लिया 25 की उम्र में तो मुझे भी लेना है, भले ही मेरे पास अभी फंड्स हो कि नहीं हो। तो ये जो सोसाइटल प्रेशर है ना, ये आता गया है, जो उसकी वजह से हम ये जो डेट ले रहे हैं ना ज़्यादा ले रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने भी जबकि इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा है यार, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, इकोनॉमी को तो फ़ायदा ही है ना, हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी ना, बट उन्होंने भी चिंता जताई है कि हम इतना लोन ले क्यों रहे, वो भी पर्सनल लोन। 2 टाइप के लोन होते हैं, एक गुड लोन होता है, एक बैड लोन होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। गुड लोन ले रहे हो यानी कि वो लोन जिससे आपकी कुछ इनकम बढ़ रही हो या आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा हो या कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो वो गुड लोन में आ जाएगा। बैड लोन यानी कि जैसे आईफोन
बस शो ऑफ के लिए आप ले रहे हो, या आपने पर्सनल लोन ले लिया, तो ये बैड लोन की कैटेगरी में आ गए। तो इन सब से बचना है यार। और वेल्थ क्रिएशन के बस 5 स्टेप और बता देती हूँ मैं। पहला तो नेहा नागर को फॉलो कर लो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा देगी। दूसरा फिर इनकम माइनस ईगो, मतलब ईगो हटा दो, आपकी सेविंग चालू हो जाएगी। सेविंग चालू हो जाएगी तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट बचेगा अपने लिए, अपनी सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए। देन थर्ड स्टेप शुड बी कि आप अभी अर्न करना स्टार्ट किए तो अपना अभी से ही प्लान बना के चलो। तो गोल सेटिंग कर लो कि भाई मैं अभी 20 साल का हूँ, 25,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करनी है। 5 साल बाद घर, या 2 साल बाद गाड़ी लेनी है, 10 साल बाद अपने पेरेंट्स का रिटायरमेंट सोचना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो स्मार्ट एक तरीका होता है, स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियल और ट्रैकेबल गोल्स बनाने हैं। ये नहीं कि यार मुझे 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो ये गोल आपका सही ही नहीं है। गोल होना चाहिए कि मुझे कंटेंट राइटिंग कर 2025 तक 1 करोड़ कमाने हैं। तो ये आपका स्मार्ट गोल हो गया कि जो थोड़ा रियलिस्टिक भी हो, अचीवेबल हो। तो ऐसे गोल सेट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप ये सोचोगे कि ये गोल्स जो अचीव करने हैं इसके लिए मैं आज से क्या स्टेप लूँ। तो पहला स्टेप होता है बजटिंग, कि आपको कोई भी बजटिंग फॉर्मूला यूज़ कर लो। स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे 50-30-20 बताते हैं कि 50% आपके एक्सपेंसेस में चला जाएगा और 20% आपकी वॉन्ट्स में चला जाएगा। यानी वो चीज़ें क्योंकि आप यंग है अभी, जैसे शॉपिंग पे खर्च कर दिया, मूवीज़ पे खर्च कर दिया, एंड बाकी का जो 30% है वो आपको इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहे आपका ईयर वाइज, तो आप ये इन्वेस्टिंग वाला अमाउंट बढ़ाते जाओ और बाकी चीज़ों का अमाउंट कम करते जाओ। तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद आपके जितने भी गोल्स आपने सेट किए उनके लिए प्लान बनाते रहो। तो दीज आर वेरी बेसिक स्टेप्स। आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस में हेल्थ कंपल्सरी सबको लेना चाहिए। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो जो टर्म वाला है, बेसिक वाला, वो तभी ले जब आपके डिपेंडेंट्स हो। डिपेंडेंट्स का मतलब है कि आपके ऊपर कोई डिपेंड करता हो खाने के लिए या रहने के लिए। और इसके अलावा इंश्योरेंस गाड़ी का तो कंपलसरी होता ही है, और एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो कंपल्शन आपको लेना ही चाहिए। एंड देन आपको एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना चाहिए। जैसे कोविड वाली सिचुएशन आई, मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन में चले गए क्योंकि एकदम से कुछ आ गया और उनके पास उसकी प्लानिंग नहीं थी। तो कुछ फंड्स आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम, कि इतना तो आपके पास बैंक में इजीली पड़ा होना चाहिए कि आपकी जॉब छूट जाए। आप अभी सुन रहे होंगे कितनी सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, राइट? बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ले ऑफ कर रही है, 25,000 लोग निकाल दिए एकदम से, 5,000 लोग निकाल दिए एकदम से। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि कोई वर्स्ट सिचुएशन हो तो इतना अमाउंट मेरे पास पड़ा हो। तो 3 महीने का अगर मेरे पास बफर पड़ा होगा, 3 महीने के एक्सपेंसेस मेरे पास कैश में पड़े होंगे, तो मैं उन 3 महीनों में कोई इमरजेंसी आई तो उससे डील कर लूँगा। जैसे जॉब छूट गई तो फिर मैं ईजिली नेक्स्ट जॉब ढूंढ पाऊँगा। ये चिंता नहीं रहेगी कि अगले मंथ की EMI भरनी है। तो दीज आर वेरी बेसिक स्टेप्स जो हर कोई आपको बता रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा आंखें खोलो। अभी आपने अर्निंग चालू की, देखो क्या हो रहा है आपके पास यार, कैसे लोग EMI ट्रैप में फंस रहे हैं। नेहा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, या कोई भी बड़ा सा लोन ले लेते हैं, फिर उसको पे ऑफ नहीं कर पाते, डिफॉल्ट कर देते हैं। तो कोई ऐसी टेक्निक बताओ ना कि लोन को हम स्मार्टली पे ऑफ कर ले, मतलब डिफॉल्टर ज़्यादा ना हो। सबसे ज़्यादा लोन फ़ोन, गाड़ी और घर पे लिया जाता है। तो घर हमारा बड़ा ही सपना होता है एक। तो मान लो आपने 20 साल के लिए 50 लाख का लोन लिया। अभी जो इंटरेस्ट चल रहा है 8.6% के हिसाब से चल रहा है, राइट? तो आपकी EMI 40,000 रुपये पर महीना आएगी और नेक्स्ट 5 सालों में आप EMI के थ्रू ही 26 लाख पे कर चुके होंगे, राइट? अब आप सोचेंगे कि लोन आधा ख़त्म हो गया, टेंशन ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के साल होते हैं उनमें ही बैंक आपसे सबसे पहले इंटरेस्ट लेता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सबसे कम उसमें इंक्लूड होता है। यानी कि 80% तक इंटरेस्ट ही आपने पे किया अभी तक, और प्रिंसिपल आपका वैसे का वैसा ही है, राइट? तो इसीलिए आपको, जैसे आपने लोन ले लिया है, 40,000 की आपकी मंथ की EMI है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही ये कोशिश कर सकते हो कि आप 12 महीने की EMI की जगह एक और एक्स्ट्रा EMI दे दो। यानी कि 13 महीने की आपने EMI दे दी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो
लोन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। जो आपने लोन लिया है 20 साल का, तो हो सकता है वो आप 16 साल में ही रिपे कर दो, तो आप 4 साल का इंटरेस्ट बचा लेंगे। तो एक ट्रिक तो ये है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी प्रीपे करना है या अपना लोन ख़त्म करना है, तो जो मैंने आपको एक EMI बढ़ाने का बोला, एक आप बढ़ा रहे हैं हर साल, बट पहले साल आपने एक बढ़ाई, यानी कि जो हमारा कैलकुलेट होकर आया पर मंथ 43,000 पर मंथ EMI आई आसपास, तो 12 की जगह हमने 13 EMI दे दी 43,000 रुपीज़ की। अब जो नेक्स्ट ईयर है, हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हुआ है या काम अच्छा चल निकला है, तो आप 13 EMI तो दे ही रहे हो, लेकिन जो 13वीं EMI है उसका अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ा के दे दो, यानी कि 5% और बढ़ा दो। तो अगर आप 5% ही बढ़ा दोगे तो भी आप ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए सेव कर पाओगे, यानी अपना लोन और जल्दी प्रीपे कर दिया आपने। और ये जो इंक्रीमेंट है, इसको 5% की जगह आप 10% कर दोगे तो आप और जल्दी लोन को रीपे कर पाओगे, 15 साल में ही रीपे कर दोगे और आपका इंटरेस्ट पे ही 12-13 लाख सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप EMI की नंबर नहीं बढ़ाना चाहते, तो जो आप रेगुलर EMI दे रहे हो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दो, हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पे कर दो, तो उससे भी आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप बैंक को पे करने वाले हो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका बिजनेस अच्छा चल निकला है, आपको दिवाली पे बोनस मिला है या कुछ भी मिला है, तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन करो बैठ के कि मैं अगर एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ तो मेरा कितना इंटरेस्ट बच रहा है। तो आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करते जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा कि आपने 5 लाख बचा लिए, कभी आपने 10 लाख बचा लिए कुछ पे करके। तो आपको ये कैलकुलेशंस करते रहना है, हर साल अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करना है और देखना है कि अब मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी सेविंग्स और बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया है, 20 साल का लोन है, चल रहा है ठीक है, कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो यू नीड टू थिंक, तभी आप उस 20 साल के लोन को 15 साल में पे कर पाओगे और इंटरेस्ट भी बचा लोगे। यस। तो नेहा, बहुत सही चीज़ें बताई आपने, मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया सुनकर, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और जनता भी बहुत कुछ सीखेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। आपने बोला 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, उसके बाद बच्चा होने का वेट करो, उसके बाद मरने का वेट करो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। इस दौरान नेहा, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई गाड़ी लेने जाता है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी परचेज करनी है अपने लिए, चलाने के लिए पर्सनल गाड़ी लेनी है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और गाड़ी परचेज करते वक्त क्या सोचूं मैं? बिकॉज ये प्रेशर रहता है और इंडिया में ये चीज़ है, आप जब तक गाड़ी नहीं लेते, आप जब तक घर नहीं लेते, तब तक आप सेटल नहीं हो। तो ये तो पुरानी प्रथा चलती हुई आ रही है या सोसाइटल प्रेशर है, एवरीबडी हैज़ टू डू इट। बट जो लोग सोच रहे हैं अब इस टाइम पे गाड़ी लेने के लिए, तो उनको दिमाग में क्या रखना चाहिए ये प्रेशर हटा के प्लीज? यार प्रेशर आया कहाँ से? ये हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है गिफ्ट, तोहफा, कि उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, उसने ये कर लिया है, उसने वो कर लिया है, तो हमारे अंदर कंपैरिजन तो भर दिया गया है। प्लस हमें आदत है दूसरों के यहाँ झांकने की कि क्या चल रहा है, तभी इंडिया में बिग बॉस जैसे सीज़न इतने ज़्यादा हिट होते हैं, क्योंकि हमें आदत है यार दूसरों के घरों में झांकने की, क्यों लड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सोसाइटी में चल रहा है। एक तो पहली बात, हम पहली जनरेशन है कि ये इसको ब्रेक करेगी। अभी जो जनरेशन आ रही है जेन ज़ी, उनके पास अभी मोटिवेशन नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हमसे पहली जनरेशन ने रोटी कपड़ा मकान जैसी बहुत बेसिक चीज़ों के लिए फ़ाइट मारी है, उससे पहले फ्रीडम के लिए फ़ाइट मारी है, बेसिक सी एक चीज़ होती है। फिर हमने या हमारी जो पेरेंट्स है उन्होंने फ़ाइट मारी है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो हमारा, है ना, घर हो तो थोड़ा सही सा घर हो, इक्विपमेंट्स हो, एसी हो, फ्रिज हो, ऐसा कुछ। फिर ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है हमसे 5-6 साल बाद, तो इसको सब कुछ मिला है। अब हमारी जनरेशन को हमें ना फाइट करना पड़ता था कि मुझे डांस करना है, पैशन वाली चीज़ें करनी है ना, जो थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, कुछ और करना है, या टीचर नहीं बनना लड़की को, कुछ और करना है, तो घर पे स्यापे हो जाते थे। आज के पेरेंट्स कैसे हैं, ये करना है ओके ये कर लो, ये करना है ओके ये कर लो, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए मैं देता हूँ, फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, कोई और सपोर्ट चाहिए तो मैं देता हूँ, सब चीज़ तो थाली पे अवेलेबल है बच्चों को। अब बच्चों को लग रहा है कि यार हम करें क्या,
क्योंकि जब हमारे यहाँ हमें मना करते थे ना तो हमारे अंदर और ज़्यादा पैशन आता था, अब तो करके दिखाऊंगा, अब तो करूँगा, लेकिन अब उनके पास नहीं है मोटिवेशन, तो इसमें लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटल जो चीज़ें उनमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये खरीदा, मेरे फ्रेंड ने वो खरीदा, मैं भी खरीद लेता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ चल रही है। प्लस EMI का ट्रैप तो है ही हमारे आसपास। तो अब जब कोई जॉब करता है सबसे पहले वो फ़ोन अपग्रेड करेगा, दूसरी चीज़ व्हीकल अपग्रेड करेगा, ये तो 2 परमानेंट है, एंड देन थर्ड वो घर अपग्रेड करता है। तो फर्स्ट फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो फ़ोन आपको तभी अपग्रेड करना चाहिए जब आप वैसे 3 फ़ोन ईजिली अफोर्ड कर सको ऑन कैश, फिर चाहे आप EMI पे ले लो फॉर कैशबैक, डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, बट अगर जब तक आप 3 फ़ोन वैसे कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मत खरीदो। मतलब जो भी फोन, आईफोन खरीदने का सोच रहा है, कोई भी Right, फोन right. खरीदने का सोच रहा है, उसको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो ऐसा फोन जो कि वो खरीदने का सोच रहा है उसको 3 बार खरीद सकता है ऑन कैश, तभी वो फोन खरीदे। आप ये कह रहे हो, राइट? यस, और आई एम नॉट प्रमोटिंग कि कैश में ही खरीदो, EMI लो। पता है क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं को यूज करना चाहिए जिनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो आप कि कैशबैक चाहिए, बैंक का डिस्काउंट चाहिए, तो ठीक है यूज कर लो, गुड इनफ है, बट आपको आपके पास फंड्स नहीं है और तब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, नो, तब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ही नेसेसिटी की चीज़ें हो तो कर लो, अदरवाइज बिल्कुल मत करो। तो सेकंड था हमारा गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला सीख लो, और ये सीखना बहुत जरूरी है टू मेक योर फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है 24-10। मैं पहले बता देती हूँ कि इसको फॉलो क्यों करना है। अभी तक हम बात करते आए कि डेट ट्रैप में लोग फंस रहे हैं, दिखावे के चक्कर में लोग फंस रहे हैं, और लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं जितनी उनकी हैसियत होती है उससे ज़्यादा। तो ओवर स्पेंड ना करें, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं, इसीलिए आपको ये सब फॉलो करना है। तो 24-10, आप जो गाड़ी ले रहे हो ना, उसका डाउन पेमेंट आपको 20% करना ही है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10% ही कर रहे हैं लोग डाउन पेमेंट, राइट? तो 20% डाउन पेमेंट आपको करना ही है। जो लोन लेना है वो 4 साल के लिए ही लेना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम होता है कि हम लोन फ्री हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए, राइट? तो 4 साल का ही लोन लेना है। और जो आपकी EMI प्लस मंथली एक्सपेंसेस है वो आपकी जो एनुअल इनकम है उसके 10% के ब्रैकेट में ही आने चाहिए। अब गाड़ी की जो EMI है उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस होता है, पेट्रोल होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट? इंश्योरेंस होता है, तो वो सभी आपकी जो एनुअल इनकम है उसके 10% में आने चाहिए। जो मंथली एक्सपेंसेस है, ईयरली आपके एक्सपेंसेस है, वो ईयरली जो एक्सपेंसेस है वो ईयरली इनकम के 10% के ब्रैकेट में आने ही चाहिए। तब जाके आपके पास स्पेस बचेगा आपकी इनकम में कि आप बाकी चीज़ों में अपनी इनकम को एलोकेट कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्टिंग में, सेविंग में, या आपको कहीं ट्रैवल करना है तो। क्योंकि हो सकता है आप जोश में नई जॉब लगी है, इनकम आपकी अच्छी खासी, आपने बड़ी गाड़ी उठा ली, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको कुछ और करना हो, बट आपने EMI का बोझ तो बहुत ज़्यादा हाई कर लिया था, या आपकी जॉब चले जाए अगले साल, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए स्पेस रखो अपनी इनकम में थोड़ा सा फ्री, कि उस अमाउंट का कहीं और बेटर तरीके से यूज़ हो सके। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास है मारुति 800। गुड जोक आशीष। नहीं, पर ठीक है। EMI की बातें चल रही है तो नेहा, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये चीज जानने के लिए। आपने पहले भी बोला था कि हर चीज EMI पे मत उठा लो यार, मतलब कोई भी चीज उठा के EMI पे मत ले आओ। तो EMI पे क्या क्या चीजें हम ला सकते हैं एंड जो कि हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे, प्लस हमने EMI पे चीज़ ली है तो हाँ वो चीज़ जस्टिफाइबल हो कि हाँ ये EMI पे ली है तो ये चीज़ ये काम करेगी तभी मैंने EMI पे ली है, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें EMI पे लेनी चाहिए? तो सबसे पहले तो चाहे आप कैश पे ले रहे हो चाहे EMI पर कुछ भी बड़ा परचेज कर रहे हो तो 30 दिन आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। जैसे अगर मैं 5,000 से ऊपर का कुछ खर्च करती हूँ तो मैं ऐड टू कार्ट रखूँगी चीज़ों को 30 दिन तक। मुझे लगता है 30 दिन बाद भी मुझे ज़रूरत है तो मैं बेझिझक होकर ख़रीद लेती हूँ वो, ठीक है। तो ये वेटिंग पीरियड होना चाहिए, इससे आप जो इम्पल्स परचेजेस है उससे बच जाओगे, क्योंकि कंपनीज मार्केटिंग के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या सेलिब्रिटीज़ के थ्रू हमें
खर्च करवाने के लिए ऐसे टेक्टिक्स या ट्रिक्स यूज़ करती है कि हम इंस्टेंटली खरीद ले, डिस्काउंट दे रहे 50%, 24 घंटे का डिस्काउंट है, तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल कि वेट तो हमें करना ही करना है, राइट। अब दूसरा ये रूल होना चाहिए कि हमें क्लियर पता होना चाहिए कि वांट क्या है हमारी और नीड क्या है। नीड का मतलब है जो ज़रूरत की चीज़ है वो क्या है, और वांट कि बस चाहत है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो क्लियर गैप हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही डिसीजंस या सही खर्चे कर पाएंगे। देन थर्ड स्टेप शुड बी, जैसे मैंने आईफोन का बताया कि जब तक आप 3 आईफोन ना अफोर्ड कर सको EMI पर मत लो, बट अगर उस आईफोन से आपकी कोई इनकम जनरेट होगी तो आप उसे EMI पर ले सकते हैं, इवन इफ आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा सकते तो। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर है नैन्सी त्यागी, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चों में है, तो उसने बताया था एक पॉडकास्ट में कि उसके भाई की फीस भरनी थी या उसका कैमरा लेना था, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्होंने कैमरा लिया, बट उनके पास क्रेडिट कार्ड होता या कुछ होता तो वो उस वक्त उनके लिए सही डिसीजन होता कि क्रेडिट कार्ड पर वो अपना कैमरा ले ले और भाई की फीस भी चली जाती, राइट। तो उसके लिए वो कैमरा नीड था, वांट नहीं था, वो नीड था। उसे लग रहा था कि वो रिस्क लेकर शायद कुछ कर लेगी अपने करियर के साथ। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या वांट है और क्या नीड है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। ओके, यस, ट्रूली सेड। EMI की बात तो हो गई नेहा, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आजकल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं भी। तो मैं सही मायने में ये जानना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड हमें कब लेना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए, या हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। पूरी टिप्पणी दीजिए इसके बारे में। एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मैं भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करती हूँ, EMI का ब्रांड को प्रमोट करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी कंटेंट बनाती हूँ या आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इनका वाइजली यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 1 रूल कि अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और आपकी वांट है तो आपको अवॉइड करना चाहिए उसे क्रेडिट कार्ड या लोन पर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोन फ्री ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार कि रॉबर्ट कियोसाकी, उनके पास डेट है 13,000 करोड़ का, बट उनके पास उससे ज़्यादा अमाउंट की एसेट्स भी है। तो अगर आपका एसेट आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा है तो आप लोन ले सकते हो, बट जब आपका लोन बढ़ता रहे, ज़्यादा हो जाए एसेट्स, तो वो डेंजर लेवल है। आपको वहाँ पर रुकना है, वहाँ पे एसेस करना, अपने फाइनेंसेस को किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि ये जो आपने लोन का एक बंडल बना लिया उससे कैसे आप निकल सकते हो, राइट। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, गुड, आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा एक, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में आप बड़े लोन ले सकते हो, तो यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड, अच्छी बात है। आपको कैशबैक मिलते हैं, कई बार आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस पर 10% भी डिस्काउंट होता है बिकॉज ऑफ XYZ क्रेडिट कार्ड, तो आपने ले लिया, वेरी गुड। आप हो सकता है कि जो पॉइंट्स होते हैं उसे कलेक्ट करके कोई फ्री फ्लाइट ले लो, या कोई फ्री होटल का स्टे ले लो, या कुछ टाई अप होते हैं कुछ बैंक से, कुछ कंपनी से, और उस कंपनीज के प्रोडक्ट को आप फ्री में ले लो, गुड, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। बट जब आप ये यूज़ कर रहे हो इतने बेनिफिट्स के लिए, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड इतनी सर्विसेज क्यों दे रहा है। उनको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा ना, राइट। वो मामूली जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं एनुअल 500-600 रुपये, या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10,000 भी है, तो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए आपको इतने सारे ऑफर्स तो नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो कंपनी चाहती है कि आप डिफ़ॉल्ट करें, और जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो आपसे 30-35% का इंटरेस्ट लेंगे, और वो इंटरेस्ट के लिए आपसे ये क्रेडिट कार्ड खरीदवा रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तभी होगी जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे। तो वो चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और आप डिफ़ॉल्ट करो। अब आपको स्मार्ट प्ले करना है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा लोगे, बट आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाओ, इसके लिए सतर्क रहोगे, वाइजली क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे। वाइजली का मतलब है कि डेट आने से पहले आपको फुल पेमेंट करनी है। कुछ लोग पार्ट पेमेंट कर देते हैं, और जो बाकी अमाउंट होता है वो ड्यू डेट निकल जाती है और उनको याद नहीं रहता, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? 30-35%, जबकि जो नॉर्मल लोन होता है उसका इंटरेस्ट हमें 8-9-10 ज़्यादा 13% लग जाएगा। बट जब क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उस पर बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इसलिए आपको फुल पेमेंट करनी है और डेट से पहले करनी है, तो रिमाइंडर सेट कर सकते हो। दूसरा,
आप जितनी भी क्रेडिट कार्ड लिमिट ले रहे हो, मान लो आपने 1 लाख ली, तो आप मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ डिसिप्लिन कि कभी आप उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30% से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करोगे। तो डिस्काउंट के लिए, कैशबैक के लिए आप यूज़ कर रहे हो, अंडर 30% यूज़ करो, मतलब 30,000 का आप ले लो, 30,000 से ऊपर जाएगा क्रेडिट कार्ड यूज़ ही मत करो। तो इससे आपकी हैबिट और डिसिप्लिन बिल्ड होगा और आप कभी भी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है तो आप उस लिमिट के 30,000 रुपए बस यूज करो क्रेडिट कार्ड से, उससे ज़्यादा यूज मत करो। दिस इज व्हाट यू मीन? यस, क्योंकि कंपनीज चाहते हैं आप डिफ़ॉल्ट करो, और जैसे ही आप 30% ज़्यादा यूज़ करोगे तो चांसेस होंगे कि आप ओवर यूज़ कर जाओगे और डिफ़ॉल्ट की जल्दी चांसेस होंगे। प्लस ऐसा भी कहा जाता है कि 30% से ऊपर जाता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए भी आपको नहीं यूज़ करना है 30% से ज़्यादा, राइट। एंड जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ही कर रहे हो तो आप ये भी चेक करते रहना कंटिन्यूसली कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में कोई लोन लेना पड़ सकता है और फिर पता लगता है कि यार मेरा क्रेडिट स्कोर तो 700 है, इतना है, उतना है, और उस वक्त एकदम से तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, फिर आपको महंगे में बैंक लोन देंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको लोन सस्ते से सस्ते इंटरेस्ट में मिले तो अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो, 800 प्लस ही रखो, जबकि वो टॉप 1% का ही होता है 800 प्लस, राइट। तो 800 प्लस रखने की कोशिश करो और तभी आप सही से ये लोन्स का, EMI का, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर पाओगे। अब थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें कर लें क्या? यस, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं फुल प्रूफ जो कि रिस्क फ्री होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज आधे से ज़्यादा इंडियंस यही करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करके आराम से बैठ जाते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और क्या पता 1 लाख से ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस भी हो जाएं। वो क्या पता नहीं, रिसेंटली हो जाएंगे, बड़ी जल्दी हो जाएंगे, वो तो अब आप ही बताएंगी। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक सही आइडिया है या गलत चीज़ है? क्योंकि क्या ये रिस्क फ्री होता है इसलिए हम इन्वेस्ट करके बैठ जाएं इसमें, अपना पैसा ब्लॉक कर लें? इसके बारे में बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है। क्या आपको पता है इंडिया की जो विमेन है ना, उन्हीं के पास वर्ल्ड का 11-12% गोल्ड है। तो हम लोग इतना अटैच्ड है गोल्ड से, शादी हो, दिवाली हो, कोई और फेस्टिवल हो, हम गोल्ड खरीदते हैं। और गोल्ड खरीद के हम बहुत सुकून मिलता है हमें, क्योंकि हमें पता है गोल्ड का रेट तो कभी नीचे होने ही नहीं वाला है। हम जब से है, हमारे पेरेंट्स जब से, उन्होंने हमेशा बढ़ता हुआ देखा है, तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि हाँ नेहा तूने गोल्ड लिया क्या? मैंने कहा हाँ लिया मैंने। अब तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली यस। क्यों? इन्फ्लेशन का रेट 6% है। गोल्ड ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 10-12 साल के टाइम पीरियड में 10-11% का रिटर्न दे देता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एक तो इन्फ्लेशन बीट कर रहा हो, दूसरा रिस्क कितना है। तो रिस्क इसमें बहुत कम है, इसीलिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। निखिल कामत जी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने 2022 में मैंने किया था, तब बोला था कि वो गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। अभी भी देख लो कितनी वॉर हो रही है, इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम आता है कि अब इसमें वॉर छिड़ गई, अब ये हो गया है। रशिया, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ अब $1+ स्ट्रेटजी अपनाने वाली है। मतलब कि अभी तक जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है वो डॉलर के बेसिस पे हो रहा है, बट अब US पे डॉलर पर डिपेंडेंस बाकी कंट्रीज़ कम करना चाह रही है। तो ऑल्टरनेटिव उन्हें क्या दिख रहा है? गोल्ड। इसीलिए सारी कंट्रीज़ गोल्ड में अपना रिजर्व बढ़ा रही है। चाइना ने 16% अपना रिजर्व बढ़ाया है गोल्ड का पिछले 1 ही साल में। इंडिया ने जितना गोल्ड पिछले साल पूरे साल में नहीं खरीदा था, वो उतना गोल्ड पिछले 3 महीने में ही खरीद लिया है। तो कंट्रीज गोल्ड पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रही है, रिजर्व बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि गोल्ड के रेट बढ़ने ही वाले हैं। अनसर्टेनिटी का माहौल है, रिसेशन की बातें हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन पर है वर्ल्ड वाइड। तो जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी को नज़र आती है जिसमें रिस्क कम होता है, दैट इज़ गोल्ड। क्योंकि गोल्ड ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है पिछले 100-150 सालों में कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट्स है। तो
डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए गोल्ड में। नेहा, बहुत सारे लोग सोना पहन लेते हैं, चेन्स पहन लेते हैं, गोल्ड की अंगूठियां पहन लेते हैं, और उनसे पूछो कि भैया इतना सारा गोल्ड क्यों पहन के चल रहे हो, वो ये बोल देते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट करी है जी गोल्ड में। तो गोल्ड को, अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सही जगह कहाँ है, या ऐसे कोई चेन्स पहन के या अंगूठियां पहन के गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के नाम पे घूम सकता है? जनरली जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होती है वो होती है फिजिकल गोल्ड में। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप उस गोल्ड को यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप उसको पहन रहे हो, आपको अच्छा लगता है। लेकिन बियॉन्ड अ लिमिट आपको गोल्ड घर पे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चोरी का डर होता है, रखने संभालने का झंझट होता है। दूसरा, जब आप ऐसे ज्वेलरी एक्सेस में अपने पास इकट्ठा कर लेते हो तो आप जीएसटी दे के आए हो एक तो गवर्नमेंट को, ज्वेलर को 15% का आप मेकिंग चार्ज दे के आए हो, प्लस इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो फिर से कुछ ना कुछ काट के 15-20% काटेगा और फिर आपको देगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओके। तो आपको फिजिकल ज्वेलरी वाले इन्वेस्टमेंट गोल्ड में नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बोल के तो नहीं करनी चाहिए कि आप यूज़ करने वाले हो, ज्वेलरी के रूप में खरीद रहे हो, ठीक है, बट आप माइंड में ये मत सोचो कि आपने हार खरीद लिया या आपने नेकलेस खरीद लिया तो आपने भाई इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन एक्चुअली। तो फिर इन्वेस्ट कहाँ करें? तो द बेस्ट, द टॉप मोस्ट ऑप्शन इज़ सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका जो पहला बॉन्ड है वो भी मैच्योर हो गया और उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 10% प्लस दिए हैं। और ये गवर्नमेंट हर क्वार्टर लेके आती रहती है कि आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। बॉन्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप मेरे से गोल्ड खरीदो, मान लो आप 5 ग्राम खरीद रहे हो, 4 ग्राम लिमिट है, 4 ग्राम खरीद रहे हो, तो इसके बदले मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आपने इतना गोल्ड मेरे से ख़रीदा है, 1 किलो या जितना भी आपने ख़रीदा है, राइट। तो उस सर्टिफिकेट आप रखो इसे ऑनलाइन अपने पास, लेकिन मैं आपको गोल्ड नहीं दूंगा उसके बदले, गोल्ड मैं अपने पास रखूँगा। अब जब मैं अपने पास गोल्ड रख रहा हूँ तो आपको भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप दुकान से ज़्यादा खरीद लो। तो बेनिफिट तो ये है कि जीएसटी नहीं देना, दूसरा बेनिफिट है मेकिंग चार्ज नहीं देना, तीसरा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट आपको हर साल 2.5% एक्स्ट्रा देगी। मतलब मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है 10% चल रहा है, किसी साल 8% चल रहा है, फिक्स नहीं होता है इसमें, तो वो तो आपको मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट आपको फिक्स 2.5% देती है, फिक्स गवर्नमेंट तो देती है। तो इस करके जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में, अगर आपने गोल्ड खरीदा होगा तो हो सकता है आपका 10% ही रिटर्न आया हो, लेकिन गवर्नमेंट 2.5% दे रही है तो 12.5% आपको रिटर्न आएगा। तो इसमें इसलिए इतना बेनिफिट है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आप सोचोगे कि 8 साल लॉक इन पीरियड है, मतलब 8 साल का होल्डिंग पीरियड है, 8 साल मुझे रखना पड़ेगा, तो बॉन्ड तो रखना पड़ेगा 8 साल आपको। 5 साल बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ ये जो बॉन्ड है वो लिस्टेड भी होते हैं, तो आप इसको वैसे भी कभी बाय सेल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो और अगर आप 8 साल तक होल्ड कर रहे हो तो कैपिटल गेन जो हो रहा है उस पर टैक्स ही नहीं लेती गवर्नमेंट, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप वैसे बेचना चाहोगे तो आपको 10-15% का जो टैक्स है कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा, बट क्योंकि आप बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने 8 साल तक होल्ड किया है तो मैं आपको ये जो कैपिटल गेन होता है इस पर भी टैक्स फ्री कर देंगे। तो इतने बेनिफिट है। तो द बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही करो। तो फर्स्ट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपको वो 8 साल का या 5 साल का या बाय सेल करने का अगर लग रहा है कि यार टाइम लगेगा बाय सेल करने में, तो फिर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF आते हैं, यानी कि वो कंपनीज जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो आपके बिहाफ पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप जब चाहे खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो, इसमें इतना फ़ायदा। लेकिन गवर्नमेंट की तरह यहाँ 2.5% नहीं मिलेगा, यहाँ पे उतना ही मिलेगा जो मार्केट का रिटर्न चल रहा है। ओके। और नॉमिनल कुछ आपसे वो एक्सपेंस लेते हैं, वो बहुत ही कम होता है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो गया ETF के थ्रू। एंड थर्ड, फिर अगर आप चाहते हैं तो आप जो बिस्किट होते हैं वो खरीद सकते हैं।
ओके मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसी इसी बात पे मैं एक और चीज़ सीख लेता हूँ आपसे। अभी तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैं सिंगल हूँ, अभी मेरी कोई शादी नहीं हुई, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, नथिंग। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शादी करूँ या कोई भी कपल हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कपल है और कपल दोनों कमाने वाले हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों घर पे पैसा ला रहे हैं, तो उनको अपने वेल्थ कैसे मैनेज करने चाहिए, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए आगे फ्यूचर के लिए? जो हमसे पहली जनरेशन थी ना, उसमें बहुत कम ऐसे हमें एग्जांपल्स दिखते थे जहाँ पर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ अर्निंग हो। उससे पहले तो बहुत ही रेयर एग्जांपल्स दिखते थे हमें। बट अब जो हमारी जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है, वहाँ पर मेजॉरिटी केसेस में दोनों ही अर्निंग होंगे, राइट? तो अब हमें कोई सिखाने वाला नहीं है कि हम कैसे इस जो सिचुएशन है इसको कैसे नेविगेट करें, राइट? तो हो सकता है क्लैशेस हो सकता है, किसी का स्पेंडिंग माइंडसेट हो, किसी का सेविंग हो, तो हम ज़्यादा, क्योंकि अब हम दोनों की ओपिनियन है। पहले तो होता था हाउस वर्कर है अगर वाइफ, तो वो सोचती थी कि यार फाइनेंसेस का हस्बैंड देख लेंगे पूरी तरीके से, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ऑल्दो सिचुएशन अब भी वैसी है, अगर आप वर्किंग वाइफ है तो भी ऐसा ही होता है कुछ हद तक, लेकिन कुछ चीज़ों में वाइफ भी चाहती है या सेकंड पार्टनर भी चाहता है कि हमारा यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो अब दोनों की ओपिनियन है, दोनों की जो माइंडसेट है वो डिफरेंट हो सकता है। पहले शादी की एज भी जल्दी होती थी, अब लेट हो रहे हैं, तो जब लेट शादी हो रही है तो हम दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन चुके हैं लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और हम चेंज होने के लिए इतनी ज़्यादा रेडी नहीं होंगे, बिकॉज हमारी शादी तब हो रही है जब हम बहुत चीज़ें समझ चुके हैं लाइफ के बारे में। तो अनलर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, साथ में चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम साथ में बैठ के बातें करें फाइनेंसेस के बारे में, मनी के बारे में। जब आप ये पूछ सकते हो कि दहेज कितना दोगे, शादी कैसी करोगी, ये लड़का कमाता कितना है, ये सब देख के तो शादियाँ होती है, राइट? तो जब आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, तो शादी के बाद फाइनेंसेस को आप दोनों मिलकर कैसे हैंडल करने वाले हो ये क्यों नहीं पूछ सकते हो? आप ये क्यों नहीं पूछ सकते हो कि आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है? क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये बताया ही नहीं जाता कि लोन कितना चल रहा है दोनों पार्टनर्स का, नॉट जस्ट मेन, विमेन का भी कोई लोन है या क्या फाइनेंशियल गोल्स है। हो सकता है जो विमेन है उसको ज़्यादा खर्च करना नहीं पसंद, लेकिन जो मेन है उसको मर्सिडीज़ या ब्रांडेड चीज़ों पे खर्च करना पसंद है। बट जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक सेम पेज पर नहीं आओगे, शुरू से बात नहीं करोगे। इसका मतलब स्टार्टिंग फेज में, डेटिंग फेज में, या जो शादी का एकदम जो हनीमून पीरियड होता है उस वक्त बात नहीं करोगे, तो लेटर ऑन डिफिकल्टीज हो सकती है। क्योंकि जब हनीमून फेज होता है या डेटिंग फेज होता है तब हम थोड़े से फिर भी ओपन होते हैं चीज़ों को एक दूसरे के साथ मैच करने की, समझने की। बट लेटर ऑन तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो फिर सेम पेज पर आना डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे इंडिया में डाइवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मनी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीज़न। दो रीज़न है, सेकंड मनी है, फर्स्ट हो सकता है चीटिंग हो या कोई बड़ा रीज़न हो, लेकिन सेकंड जो रीज़न है दैट इज़ मनी ओनली, जो क्लैशेस का रीज़न बनता है फैमिलीज़ में और दो कपल के बीच में। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पहले ही जान लें कि हमारे पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और यहाँ पर तो ये खर्च करेंगे ही करेंगे। नहीं, वेरी वेल सेड नेहा। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। दो कपल्स हैं, शादीशुदा है, मैरिड हैं, और उसमें से लड़की अगर अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च करना चाहती है तो इज इट अ रेड फ्लैग, और क्या ये सही है? पहले हस्बैंड ही अर्न करता था तो उसी के पास सारी पावर होती थी, वही खर्च कर रहा होता था, चाहे वो किसी की भी ऊपर खर्च करे, भाई के, अपने माँ बाप के ऊपर, या इवन लड़की के पेरेंट्स के ऊपर भी खर्च करना चाहता है तो लड़का ही अपनी परमिशन के अकॉर्डिंग या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करता था। बट नाउ बिकॉज बोथ आर अर्निंग एंड मनी कम्स विद पावर, मनी है तो पावर है, तो अब लड़की के पास भी कुछ पावर है अगर वो अर्न कर रही है तो। एंड द वे you will be spending on your parents, same way she can also spend on her parents. But कितने ही हम एजुकेटेड हो जाए, कितने ही हम ओपन माइंडेड हो जाए, इस चीज़ पर कन्फ्लिक्ट तो होने ही वाले हैं।
वो कन्फ्लिक्ट्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? पहले से ही ऑनेस्ट होकर या पहले से ही क्लियर होके कि मैं ऐसे करने वाली हूँ या मैं ऐसे करने वाला हूँ, आर यू ओके विद इट? अगर आपको उसके आंसर में थोड़ी हिचकिचाहट दिखती है तो वो बंदा रेड फ्लैग है, आप रेड फ्लैग नहीं हो, तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए। अमेजिंगली सेड यार, आई मीन लड़की अपने पेरेंट्स पे खर्च करना चाहती है तो उसमें क्या ही गलत है। प्लस शादी की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा घर परिवार आगे बढ़ाते हैं। एंड आई सो वांट टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने एक प्रिंसेस को पैदा किया है, आपके और आपके हस्बैंड ने। एंड एक और नेहा निकल कर आएगी जो कि इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया या फिर इस दुनिया में वैल्यू प्रोवाइड करेगी। एंड वी आर श्योर कि आप ये सारी वैल्यूज उसको सिखाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आपका आप प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो प्रेगनेंसी से पहले क्या कुछ ऐसा सोचना पड़ता है कि बेबी प्लान करने से पहले हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने फाइनेंसेस हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, बच्चे के लिए आगे कैसे रखें, ये सारी चीज़ें बताइए ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो। क्योंकि वो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे के फाइनेंसेस कैसे हैंडल करें। लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, डेफिनेटली है, लेकिन आप ये प्लान ज़रूर कर सकते हैं कि वो देन आपको कब लेनी है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है और उस वक्त आप बच्चा प्लान करेंगे तो फिर आपके फाइनेंसेस और बिगड़ सकते हैं और उस बच्चे को आप सही लाइफ नहीं दे पाओगे। तो बच्चा भी खुश रहे और आप लोग भी खुश रहे, तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप फाइनेंशियली बच्चे को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि आप रियलिटी को कितना ही झुटला दो, बट इंडिया में बच्चा या जो बच्चे की एजुकेशन है बहुत कॉस्टली होती जा रही है, इसलिए आपको इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना होगा। तो अब हमें इन्फ्लेशन बताया जाता है 6%, राइट? कि 6% के रेट से चीज़ें महंगी हो रही है हर साल। बट क्या आपको पता है एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी कि पढ़ाई हर साल कितना महंगा हो रही है? 14% के रेट से। मेडिकल एक्सपेंसेस 14% के रेट से। हर चीज़ का, हर इंडस्ट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिफरेंट है। लोगों को लगता है 6% यानी कि सब चीज़ 6% के रेट से, 6% एवरेज निकलता है। एजुकेशन और मेडिकल 14% हर साल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर 7 साल में स्कूल की, कॉलेजेस की फीस डबल हो रही है, राइट? विच इज़ ट्रू। IIM में 2009 में 5 लाख फीस थी, आज 20 लाख के आसपास फीस है। इतनी फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है तो आप क्यों ना प्लान करें। आई एम नॉट श्योर कि आपने पढ़ा हो, हैदराबाद का एक स्कूल नर्सरी के लिए 3 लाख की फीस चार्ज कर रहा है। गुड़गांव, दिल्ली में भी इससे बुरा हाल है। नर्सरी पोएम सिखा रहे हो आप उसे, तो आप इतनी फीस कैसे चार्ज कर सकते हो, राइट? एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट। तो जब इतनी महंगाई हो रही है Tier 1 सिटीज़ में, Tier 2 में भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले तो 1 साल का कॉस्ट रेडीली अवेलेबल हो। प्रेगनेंसी और डिलीवरी में 1 से 2 लाख का खर्चा ईजिली आ सकता है। डिलीवरी के बाद अगर आप प्राइवेट के थ्रू वैक्सीनेशन करा रहे हो तो भाई साहब 1-1.5 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा आपका वैक्सीनेशन में खर्च होने वाला है। और प्लस न्यूबॉर्न बच्चे को इतनी कॉलिक इश्यूज़ हो सकते हैं, फीवर, बहुत सारे इश्यूज़ होते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बुखार जल्दी जल्दी चलता रहता है, तो बहुत खर्चे एड अप होते चले जाते हैं। बिकॉज आपको लगता है हमारा बच्चा है, एक ही बार छोटा है, तो आप सोचते हो कि महंगी से महंगी चीज़ें खरीद लो, तो आप फिर से अपना बजट ओवर स्पेंड कर देते हो। एंड डिलीवरी की बात कर रही थी मैं अभी क्या हो रहा है ना मार्केट में, क्योंकि एक तो हम यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, हमारा जो पेन लेने का जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कम है, हम इतना पेन सहन नहीं कर सकते। तीसरा, डॉक्टर्स ये बात जानते हैं, तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन आता है, वो हॉस्पिटल एडमिट होती है, तो डॉक्टर्स देखते हैं कि क्या ये टॉलरेट कर सकती है पेन की नहीं। अगर उनको ज़रा भी लगता है कि नहीं, तो वो धड़ाक से बोल देते हैं सी सेक्शन करना पड़ेगा। जबकि WHO की रिपोर्ट है कि सिर्फ 10% केसेस में आप सी सेक्शन कीजिए, एकदम इमीडिएट जो इमरजेंसी वाली सिचुएशंस है उनमें।
डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, 60% डिलीवरीज आज के टाइम में इंडिया में सी सेक्शन के थ्रू हो रही है। क्यों? फायदा उठा रहे हैं यार डॉक्टर्स। एक तो हम पेन नहीं ले पा रहे, ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, प्लस वो देख लेते हैं मौका, प्लस हमें लगता है कि यार बच्चे की लाइफ को खतरा ना हो, अगर ये बोल रहे एक बार ऑपरेशन का तो हम बेझिझक होकर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है करा लो यार। उसकी वजह से होता क्या है फिर, लोगों को लगता है कि ऑपरेशन इजी वे आउट है। ऑपरेशन के बाद जो विमेन की, जो उस लेडी की तबीयत इफेक्ट होगी फॉर आने वाले 1-2 साल, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। करेक्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करनी है अपने आसपास चल क्या रहा है। जब हम अवेयर रहेंगे तो ही हम लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, फाइनेंशियली हो जाए या फिर किसी इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें या कैसे भी बात करें। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, तो ये ज़रूर चेक करो कि 1 साल की कॉस्ट तो आपके पास रेडिली अवेलेबल हो, फिर 1 साल वैक्सीनेशन वाली कॉस्ट सारी अवेलेबल हो, फिर उसके बाद जो मैं आप बता रही हूँ नर्सरी तक के स्कूल्स में इतनी हाई फीस चार्ज हो रही है, फिर हर साल जैसे बढ़ती रहेगी फीस बच्चों की बढ़ती रहेगी। तो आपको चेक करना है चीज़ें एंड प्री प्लान करना है कि आप ये जो नेक्स्ट कॉस्ट ऐड हो रही है उसको इजीली कैसे मैनेज कर सकते हो आप। नेहा, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखता हूँ, आप शादीशुदा हैं नो डाउट, और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने अपना नाम नेहा नागर लिखा हुआ है, राइट? तो शादी होने के बाद आपने अपना सरनेम चेंज नहीं करवाया, उसके पीछे क्या है? मतलब लीगैलिटी तो मेरे को पता है, बट क्या रीजन क्या है, और क्या शादी के बाद सरनेम चेंज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये थोड़ा जनता को बता दो। तो जब मेरी शादी हुई तो पहली बात तो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे इन-लॉज ने, हस्बैंड ने कुछ बोला भी नहीं सरनेम के बारे में, ना हमने बैठ के कभी ऐसे सोचा कि चेंज करे कि नहीं करे। मैंने डिसाइड किया कि मैं नेहा नागर ही रख लेती हूँ हर जगह, क्योंकि मुझे वो सरनेम चेंज कराने का पूरा प्रोसेस नहीं देखना था, क्योंकि मेरा आधार पहले ही बन चुका था, पासपोर्ट पहले ही बन चुका था, पैन कार्ड, 12th 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, सब जगह नेहा नागर है, राइट? तो मुझे वो हैसल में नहीं पड़ना था, मैं फोकस थी करियर पर या बाकी चीज़ों पर कि अरे चेंज करा लेती हूँ। कभी नीड ही नहीं लगी, कभी कहीं नहीं ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आपका नाम सरनेम जो है सेम होना चाहिए हस्बैंड और आपका, तो मैंने नहीं कराया कभी भी। बट देन जब मैं क्रिएटर बनी तो काफ़ी लोग मेरे से पूछने लग गए कि यार आप नागर हो, मिसेस नागर हो, मिस नागर हो, राइट? तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरा जो सरनेम है वो मेरा हस्बैंड का सरनेम है नागर, जबकि मेरा हस्बैंड का सरनेम है भाटी। तो तब मुझसे पूछने लगे लोग, तो मैंने कहा ओके, तो अब हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने क्या ही फर्क पड़ता है यार, सरनेम ही तो है। तो हमने फिर से नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया, हमने डिस्कस। तो इवेंचुअली बट जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी ऑनलाइन, एक तो अगर आप सरनेम चेंज करा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट में चेंज कराना पड़ता है, पासपोर्ट स्पेसिफिकली। उसके बाद आपको अगर ये लग रहा है कि अगर आप सरनेम चेंज नहीं कराओगे तो किसी डॉक्यूमेंट में या कोई फॉर्म भर रहे हो आप, किसी भी चीज़ का उसमें इशू होने वाला है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, राइट? इवन 1-2 कमेंट्स आए कि इनहेरिटेंस नहीं मिलता है पति का अगर आप पति का सरनेम नहीं लेते हो। कई कमेंट्स आए कि आपको पति का इनहेरिटेंस नहीं मिलता है अगर आप सरनेम पति का नहीं लेते हो, तो ऐसा कुछ रूल मुझे तो मिला नहीं, राइट? उसके बाद बोलते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी अगर फिर बोलते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम्स होगी अगर माता पिता का सेम सरनेम ना हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी ये चेंज लाया है कि जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनपे फादर्स नेम के साथ साथ मदर्स नेम भी आ सकता है। तो इवेंचुअली जब आधार देखते हैं या कुछ देखते हैं, वहां लिखा होता है ना फादर्स नेम, बट अब वहां मदर्स नेम भी आएगा। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आया है। तो सरनेम चेंज कराओ नहीं कराओ पर्सनल चॉइस है, बट फाइनेंशियली या लीगली एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लीगली आप बता सकते हो, फाइनेंशियली मैंने बता दिया है कि एज सच कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपको सरनेम चेंज करना चाहिए कि नहीं, पर्सनल चॉइस है 100%। नहीं, दिस इज ट्रूली सेड बाय नेहा नागर कि लीगली भी आपको कोई जरूरत नहीं है शादी करने के बाद आपको अपना सरनेम चेंज करवाना है या नहीं करवाना। दैट सोनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन यू।
आजकल का यूथ, आजकल की जेन जी जो जनरेशन है वो बड़ी कंफ्यूज्ड है कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए, शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना इसको यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए। वैसे तो मैं फाइनेंस से हूँ, बट मैं पहली इन्वेस्टमेंट हमेशा बोलती हूँ कि हेल्थ में करो, कि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो। जब आपकी हेल्थ बेटर होगी तो आप लंबा जी पाओगे, और ऑल द टाइम अगर आपने वेल्थ बिल्ड कर भी ली तो उस वेल्थ को इजीली अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। राकेश झुनझुनवाला जी जो एस इन्वेस्टर्स थे इंडिया के, उन्होंने खुद कहा था कि मेरी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई रही है वो है हेल्थ। तो सबसे पहले यंगस्टर्स को अपनी हेल्थ पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। अमीर बहुत ही अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो जितने भी अप्रेजल मिल रहे हैं या जितने भी ग्रोथ हो रही है वो अपर क्लास की हो रही है। मिडिल क्लास और नीचे जा रहा है और लोअर क्लास और ही नीचे जा रहा है। तो ये जो नीचे जाती हुई सीढ़ियां हैं, इनको कैसे रोक सकते हो आप? अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, स्किल्स पे इन्वेस्ट करके, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर नए लोगों से मिलकर, वहां से नई नई चीजें सीखकर, वहां पर मान लो अगर कोई इवेंट है उसके 500 रुपये चार्ज ले रहे हैं, तो आपको 500 रुपये बेझिझक होकर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक बेटर कनेक्शन वाले लोग मिलेंगे जो शायद आपको करियर में हेल्प कर सके। तो वहां इन्वेस्ट कर दोगे ज्यादा बेटर है, रादर देन आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि ज्यादा रिटर्न्स आपको अभी कहाँ मिल रहे हैं। तो जो मैंने आपको साइकिल बताई थी ना कि 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चा, 60 पे रिटायरमेंट, इस साइकिल को आप तभी तोड़ सकते हो, और इस साइकिल में खुशी खुशी तभी रह सकते हो जब आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। राइट, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहोगे ताकि आप जॉब में भी अपग्रेड करो और अपर क्लास की तरह और ऊपर जाओ, ना कि नीचे जाओ। राइट, तो फर्स्ट इज आपकी हेल्थ, सेकंड इज आपकी स्किल्स, एंड थर्ड, जब आपको लगे कि हाँ अब आपके पास कॉर्पस है तो आप इन्वेस्टिंग चालू करो। इन्वेस्टिंग कहाँ से चालू करोगे? अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपीरियंस्ड, कोई एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, जो टॉप अच्छी कंपनीज है, उन कंपनीज को एक बकेट में दे दे आपको कि ये सारी टॉप कंपनीज है 25, आप इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सही है यार, मेरे को तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी कंपनीज को। राइट, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है, वो आपको कंपनीज टॉप ढूंढ के लेके आता है और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप बिल्कुल स्टार्ट करो तो म्यूचुअल फंड से करो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड से करो। इंडेक्स मतलब 5000 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उन 5000 में से जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की जो अच्छा परफॉर्म करिए मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि बहुत ज्यादा उनका वर्थ है, राइट, तो उनमें आप इन्वेस्ट करो डायरेक्टली। तो निफ्टी 50 इंडेक्स होते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। 1000 रुपए 2000 की SIP चालू कर सकते हो। एंड देन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाए कि मार्केट कैसे वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे, देन नेक्स्ट ईयर आप चूज कर सकते हो स्टॉक्स को। और कौन से स्टॉक्स? जिनकी, जिस इंडस्ट्री की आप नॉलेज रखते हो, जिस इंडस्ट्री का आप सोचते हो कि ये आने वाले 10 साल में बढ़ने वाली है, जिस इंडस्ट्री को आप समझ सकते हो अच्छे से, उसमें आप इन्वेस्ट करो। और हार्डली 10-12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ, एंड तब आप ये पोर्टफोलियो बना के छोड़ दो। मतलब हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो इनमें और सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो। ज्यादा ऐसा नहीं कि अब ये बाय कर लिया वो सेल कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ तो फोकस कर लोगे, हो सकता है आपकी जो जॉब है, बिजनेस है, वहां कम फोकस रहेगा। तो मेन फोकस हमेशा अपनी जो प्राइमरी इनकम है उस पर रहे हो। ये सेकेंडरी की तरह आप या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स को सक्सेसफुल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अमेजिंगली यार, अमेजिंगली सेड। नेहा, एक और बात बताइए, व्हाट इज द राइट एज फॉर इन्वेस्टमेंट? इसका एक सटीक आंसर दूं तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वॉरेन बफेट जी ने 13 की उम्र में स्टार्ट कर दिया था, बट अगर अभी भी आपने नहीं किया तो इट्स नेवर टू लेट। आप जब चाहे तब स्टार्ट कर दीजिए, बट जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा। नंबर 1, आप डिसिप्लिन बना पाओगे कि अगर आपने अभी से इन्वेस्टिंग चालू किया तो आपको पता होगा कि इतना रुपए मुझे हर महीने बचाना है क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसकी वजह से फालतू के खर्चे आपके बच जाएंगे। दूसरा, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
मान लो 2 भाई है, एक है मजनू और एक उदय। उदय भाई बड़े भाई है। उदय बोलता है मजनू से कि यार तेरी भी जॉब लग गई, मेरी भी जॉब लग गई, अब ऐसा करते हैं 15,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टिंग चालू करते हैं दोनों 10 साल के लिए। मजनू बोला कि क्या उदय भाई, मेरी तो अभी मजे करने की उम्र है, बाद में करते हैं ना। ठीक है। 10 साल बाद उदय मजनू के पास वापस आता है, कहता है कि मैंने 10 साल में 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके 18 लाख मार्केट में डाल दिए थे। अब वो 18 लाख मेरे बन गए हैं 42 लाख रुपीज। अब मजनू बोलता है यार 42 लाख बन गए, अब तो मैं भी करूंगा। तो मजनू कहता है कि मैं 15 की जगह अपना 30 करता हूँ ताकि मैं उदय भाई से आगे निकल जाऊं। तो मजनू चालू करता है 15,000 की जगह 30,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना। अब 10 साल पहले थे और 10 साल और निकल गए, मतलब 20 साल निकल गए। अब 10 साल बाद और 10 साल बाद मजनू जाता है उदय के पास कि उदय भाई मैंने जो 30,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया था, यानी कि 36 लाख इन्वेस्ट किए थे 10 सालों में, अब वो मेरे 86 लाख रुपीस बन गए हैं। उदय बोलता है कि मैंने भी 20 सालों में, 20 साल क्यों, क्योंकि वो 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर चुका है, पहले से इन्वेस्ट कर रहा है मजनू से। मैंने भी 20 सालों में 36 लाख इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरी जो 36 लाख है उनकी वैल्यू है 2.2 करोड़। मतलब कि अमाउंट दोनों ने इक्वल इन्वेस्ट किया है, बट क्योंकि टाइम उदय ने ज्यादा लिया है इन्वेस्टिंग का 20 साल, तो उसकी इन्वेस्टमेंट में कितना ज्यादा फर्क हमें नजर आ रहा है, डबल से भी ज्यादा। उसने सिर्फ 86 लाख बनाए और उसने 2.2 करोड़ बनाए। तो ये फायदा होता है, आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर और रिटर्न मिल जाएगा, जो रिटर्न है उस पर भी फिर रिटर्न मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़कर आएगा उनसे जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लेट्स अज्यूम कि someone wants to be financially independent, जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और रिटायर भी जल्दी होना चाहता है, 40 की उम्र में रिटायर भी होना चाहता है। मतलब मेरे भी ऐसे सपने थे काफी साल पहले, बट इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करा जाए? फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो अभी हर कोई सोचता है कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं, बट जल्दी की डेफिनेशन क्या है? रिटायर जनरली हम कब होते हैं? 60 की एज में, राइट? अब हम सोच रहे हैं कि 60 तक का वेट ना करके मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊं, तो वो कैसे पॉसिबल है? जब आप शादी ही 30 की उम्र पे कर रहे हो, आपका बच्चा मान लो 2 साल बाद होता है 32 की उम्र में, और जब 40 के होंगे तो आपका बच्चा 8 साल का है। आपके पेरेंट्स अभी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, उल्टा बढ़ी है अब आपकी। तो 40 की एज पर रिटायर होना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली जो 90% इंडियंस है उनके लिए। जो टॉप 10% है या टॉप 1% है उनके पास तो क्या जनरेशनल वेल्थ है एंड दे कैन रिटायर, बट जो बाकी का जो रियल भारत है उनके लिए रिटायर होना, जल्दी रिटायर होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये जो सपने हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये सभी अचीव नहीं कर सकते, तो आप प्रेशर में तो बिल्कुल मत आओ। बट आपके पास वेल्थ है और आप टॉप 1% में आते हो, तो फायर नंबर होता है एक कि हमारी जितनी एनुअल इनकम है उसका अगर हमारे पास 20 टाइम्स रेडी हो जाए तो तब हम रिटायर हो सकते हैं। ओके। तो आई एम श्योर आप इजीली आज के आज रिटायर हो सकते हो आशीष, राइट? तो आपके पास इतनी वेल्थ होगी, तो वो अमाउंट हमने निकाल लिया। अब हमें ये ट्राई करना है कि वो अमाउंट मेरा जल्दी से जल्दी हिट हो जाए, कि मैं इतनी ज्यादा सेविंग्स करूँ, इतनी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिंग करूँ कि वो हिट हो जाए। तो रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स आते हैं ऑनलाइन, उसमें आपको दिखा देंगे कि मान लो आपकी एनुअल इनकम है 20 लाख, तो उसका 20 टाइम्स आके आया इतना, तो उतना अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको हर महीने आज से कितना इन्वेस्टिंग चालू करनी है वो निकल के आ जाएगा। तो फिर आप सिस्टमेटिक ढंग से, तरीके से, डिसिप्लिन के साथ हर साल उतना इन्वेस्ट करते रहो, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास उतना अमाउंट हो कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी लाइफ इजीली निकाल सको। एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि
आपका मैंने आई बीन अ फैन ऑफ योर वर्क. मैं कंटेंट क्रिएशन में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. प्लस आपकी हर एक दूसरी रील वायरल जा रही होती है, मिलियंस प्लस व्यूज होते हैं उनमें. कोई कंटेंट क्रिएशन हैक बता दो यार, हम जैसे लोगों को भी, और भी जनता है वेट कर रही है, कुछ ऐसा है तो प्लीज बताओ यार. अरे यार आशीष, आप ऑलरेडी एल्गोरिथम को जानते हो, तभी आपके पास 2.5 मिलियन है. आप खुद बहुत बड़े क्रिएटर हो, बट जो मेरे लिए वर्क किया है वो मैं बता सकती हूँ. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, तब फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर्स बिल्कुल भी नहीं थे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर, टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम पर फॉर 6 मंथ्स. बट उसके बाद बहुत सारे आ गए, राइट. मेरे से बहुत अच्छे भी आए या बहुत कम अच्छे भी आए, सब टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स आए, ठीक है. तो हर साल की जर्नी बहुत डिफरेंट रही है स्टार्टिंग से. अब मुझे 5 साल होने आए हैं यार, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड मैं स्टिल 1.8 मिलियन पे हूँ. बट जो चीज मैं प्राउड फील करती हूँ वो है कि स्लो ग्रोथ रही है, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो लॉयल रही है, क्योंकि मैंने एक 1.5 महीने का भी ब्रेक लिया है. I've seen that. कंप्लीटली ऑफ हो गई हूँ मैं. देन ऑल्सो मैंने कुछ पोस्ट किया एंड देन ऑल्सो लोग मेरा वेट कर रहे थे और मेरी वीडियो आती है एंड दे स्टार्ट क्लैपिंग एंड दे स्टार्ट प्रेजिंग मी, और मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है. जो इसकी 3 रीजन है, वो एक है कि मैं प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ कंटेंट क्रिएशन का. फर्स्ट ईयर में मैंने लिया होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया कि कौन कंटेंट क्रिएटर बेटर कर रहा है या किसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट. प्रेशर मैंने बंद किया पहले तो. दूसरा, मैंने फोकस किया कि जो चीज मेरे साथ हो रही है या मेरे आसपास के जो रियल लोग, रियल का मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन लोगों के साथ हो रही है, उन पे मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं ज्यादा रिलेटेबल लगूंगी और तब जाके मेरे ऑडियंस लॉयल वाली बिल्ड हो पाएगी. तो वो चीजें मैंने की. तीसरा, मैंने जैसे हमें रूल बताए जाते हैं कि आपको रेगुलर पोस्ट करना है, वो रूल्स को फॉलो तो किया, बट एक सर्टेन लिमिट तक किया. जब मुझे लगा कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ऑफ भी ले लेती हूँ. तो वो सिक्योर होना अपने आप में बहुत जरूरी है कि आप ऑफ ले लो, वापस आओ, काम करो एंड दैट्स इट. तो जब हम सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनते हैं ना, क्योंकि सारे ही लोग एक जैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन में आ जाते हैं. क्योंकि मेरे घर पे खुद एक डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज है, तो मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से रेगुलर मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे वो दिखती है कंपैरिजन वाला माइंडसेट ना, वो इनसिक्योरिटी दिखती है मुझे. मेरा जो एम था स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में अलग था, अब कुछ और है. अब शायद ये है कि मैं कुछ बिल्ड करना चाहती हूँ, 1000 कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, लेकिन मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूंगी ये भी मैं सोचती रहती हूँ. तो जैसे मैंने पिछले 2 साल से जो कंटेंट डाला है, वो डाला है फैमिली फाइनेंस के अराउंड, जो कोई नहीं कर रहा था. क्योंकि भेड़ चाल में स्टार्टिंग में लोगों ने फाइनेंस पे बनाया, तो सब फाइनेंस पे बना रहे थे. फिर मैंने कुछ यूनिक करने का ट्राई किया, फॉर्मेट चेंज करने का बहुत ट्राई करती हूँ मैं, कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा बॉलीवुड क्रेज तो है. इंडिया में 2 ही चीजें चलती है, एक तो क्रिकेट और एक बॉलीवुड. तो बॉलीवुड को थोड़ा बहुत मिक्स करके, वो डायरेक्शन का भी मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है कि अब इस एंगल से या वैसे, तो वो चीज वर्क करती है मेरे लिए. हो सकता है किसी के लिए वर्क करे, किसी के लिए नहीं. एक कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है एल्गोरिथम को जानने का, बट मेरे लिए जो चीजें वर्क करती है वो मुझे पता है एक्चुअली में, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती हूँ. अमेजिंगली सेड यार, बिल्कुल सही बोला आपने. वेरिएशंस लाने चाहिए कंटेंट में, जो कि आप लाती हैं. एंड मेरे ख्याल से आप क्वालिटी पे भी बहुत फोकस करती हैं. आप भेड़ चाल में नहीं चल रही, अलग लेकर आ रही हैं. वो भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है एक, टू मेक योर कंटेंट वायरल. तो नेहा, आपसे बात करके आज बहुत मजा आया मेरे को, और आप इसी तरह आते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. तो आई होप अगली बार फिर से आप मिलेंगी हमें. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई होप आपको इससे वैल्यू मिलेगी. मेरा गला बैठ चुका है अभी. आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसी हफ्ते आने वाली है. स्टे ट्यून्ड.